नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की समस्याएं। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था में हमारी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन पश्चिमी भारत के पश्चिम के विकसित देशों की तुलना में जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो हमारी जो भारत की कृषि है वो पिछड़ी हुई है और पारंपरिक है, बैकवर्ड भी है और ट्रेडिशनल भी है। अब ये जो कृषि बैकवर्ड है और ट्रेडिशनल है और इसकी अपनी समस्याएं भी है। अब वो जो समस्याएं हैं वो समस्या आपके प्राकृतिक हो सकती है, नेचुरल हो सकती है, और वो समस्या क्या हो सकती है, मेन मेड भी हो सकती है, हमारे द्वारा निर्मित भी हो सकती है। उसके कई कारण हो सकते हैं उन समस्याओं के। तो जैसे सामान्य कारक जो है तो कृषकों का परंपरावादी दृष्टिकोण हो सकता है, दोषपूर्ण हमारा सामाजिक ढांचा हो सकता है, जनसंख्या का अधिक भार हो सकता है, किसानों की निर्धनता हो सकती है क्योंकि ज्यादातर यहाँ के जो किसान है वो पुअर है, कृषि साख की कमी हो सकती है, जो किसान है वो बहुत ज्यादा लोन ले लेता है वो भी एक कारण हो सकता है, मार्केटिंग की व्यवस्था हो सकती है वो दोषपूर्ण हो, कृषि अनुसंधान की कमी हो सकती है, कृषि जोतों का छोटा आकार हो सकता है, भूमि व्यवस्था का ढांचा हो सकता है, परिवहन सुविधाओं का अभाव हो सकता है, संचार का अभाव हो सकता है। तो ये सारे के सारे सामान्य और संस्थागत कारण, कुछ तकनीकी कारण भी हो सकते हैं हमारे इसके अंदर। उत्पादन की पुरानी तकनीकें हम अपनाते आ रहे हैं। अभी तक हमने जैसा कहा हमारी जो फार्मिंग है, जो कृषि है वो परंपरावादी है, ट्रेडिशनल है। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं हो सकती है, उन्नतशील बीजों की कमी हो सकती है, कीटनाशकों की कमी हो सकती है, रासायनिक खेदों का जो प्रयोग है वो कम किया जाता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी कृषि है उसमें कमी हो रही है। कृषि हमारी इतनी उन्नत नहीं है जितनी दूसरे देशों की है। अब हम एक वन बाय वन इनके फैक्टर्स को करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड रिकॉर्डिंग। जो भूजोते का आकार जो है छोटा है और वो उनका विभाजन भी छोटा छोटा हो रखा है। तो जो हमारे यहाँ पे जो राज्य हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जैसे केरला है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, यूपी है, उनके अंदर क्या है, भूजोतों का आकार बहुत ही छोटा है। और भूजोतों का जो आकार छोटा है, जो स्मॉल लैंड होल्डिंग है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे मेन कोज जो है वो हमारा क्या है, हमारा लॉ है। लॉ कौन सा, इनहेरिटेंस लॉ, उत्तराधिकार का नियम। उसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमारे बच्चों के अंदर बढ़ जाती है। तो मान लो किसी किसान के पास में 10 हेक्टेयर लैंड है और उनके 2 संतान हैं, तो 5-5 हेक्टेयर लैंड उन दोनों में बढ़ जाएगी। और मान लो फिर उस किसान के उनके बेटे की भी आगे और हैं, तो वो 5 का भी 2.5 हेक्टेयर और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो 10 हेक्टेयर भूमि एक किसान के पास थी, उसके संतान के पास सिर्फ 5 आई और उसकी भी संतान के पास में सिर्फ 2.5 हेक्टेयर आई। तो इस तरह से जो हमारे क्या है, ये जो लैंड होल्डिंग्स हैं ये धीरे धीरे छोटी होती जाती है। अब इस लैंड होल्डिंग के छोटी होने के कारण क्या है कि जो फसलें हमारी हो रही है वो अनाधिकार छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़े बटे हुए हैं, तो उन पर ढंग से कृषि नहीं की जाती है। तो उससे क्या है कि इसका है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग उसके अंदर क्या करें, सब किसान मिलकर एक लैंड आपस में अपनी सबकी लैंड आ जाए, रिसोर्सेज सब पूल कर ले और जो भी प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट को शेयर कर ले, अलग अलग ना करके पूरी लैंड को एक ले लें, सबकी अलग अलग भूमि है उस भूमि को एक में लें और उसके ऊपर फसल का उत्पादन करें, फिर जो भी उसका प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट को वो आपस में डिवाइड कर लें।
दूसरा पॉइंट आ जाता है लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी, कि जो हमारे जो उत्पादन हो रहा है, निम्न फसल उत्पादकता। तो जो मुख्य समस्या हमारे यहाँ पे है कि जो हमारी फसलें का जो उत्पादन हो रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, और दूसरे देशों में देख के उनकी अपेक्षा तो और भी ज्यादा कम है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण बहुत से हो सकते हैं। ये हो सकता है कि फर्टिलाइजर्स कम उपयोग में लेते हैं, और मिट्टी की कम उर्वरकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे किसान जागरूक हो रहा है और वो अपनी फसल को उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का भी उपयोग में ले रहा है और उसको बढ़ा रहा है। तीसरा कारण आ जाता है सोइल इरोजन। तो तीसरा जो कारण है वो है सोइल इरोजन, मृदा अपरदन। तो भारत के अंदर जो मृदा अपरदन हो रहा है, और इसमें क्या है कि मृदा अपरदन क्या होता है कि जो सोइल है उस सोइल की उर्वरकता में, उसकी फर्टिलिटी में जो कमी आ जाती है उसी को हम बोलते हैं सोइल इरोजन या मृदा अपरदन। ये किसी भी कारण से हो सकता है। ये वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण हो सकता है, पशुओं की बेरोकटोक चराई के कारण हो सकता है, ये हम जो त्रुटिपूर्ण भूमि उपयोग पद्धतियां काम में लेते हैं उसके कारण हो सकता है। तो कई कारणों से मृदा का अपरदन हो रहा है। चौथा जो फैक्टर आ जाता है वो है सीड्स, बीज की उपलब्धता। हमारे यहाँ भारत के अंदर जो किसान हैं वो गरीब हैं, उनको कई बार क्या होता है उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध नहीं हो पाते, वो इतने उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध नहीं हो पाते। तो इसके कारण भी क्या है उनको दिक्कत होती है। तो स्पेशली जो वैसे वाले फार्मर होते हैं उनको हाई क्वालिटी का बीज नहीं मिल पाता है। किन लोगों को? जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जो गरीब फार्मर्स होते हैं, उनको बेटर क्वालिटी का बीज नहीं मिल पाता, सीड्स नहीं मिल पाते। तो उसके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, एक नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन बनाया है, NSC। तो उसके थ्रू क्या होगा, और दूसरा जो बना है स्टेट फार्मर्स कॉर्पोरेशन, SFCI। ये क्या करते हैं, ये इनको बीज उपलब्ध करवाते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम आने के बाद में भी इन्होंने क्या है उन्नत किस्म के जो बीज है वो किसानों को उपलब्ध कराना शुरू हो गया। तो इरिगेशन, सिंचाई की सुविधा। तो जो भारतीय कृषि है वो हमारी मानसून के ऊपर निर्भर है, क्योंकि आज भी कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 44% भाग सिंचाई के द्वारा ही होती है। मानसून पर हम इतने अधिक निर्भर हैं, मानसून पर इतने अधिक निर्भरता का प्रभाव ये होता है कि देश के अधिकांश भाग की कृषि प्रकृति की दया पर निर्भर है। अगर बरसात अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, बरसात कम होगी तो फसल क्या होगी, फसल कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज द गैम्बल ऑफ मानसून, कि मानसून की जो एक जुए के रूप में, मानसून अच्छा होगा तो फसल भी अच्छी होगी, मानसून अच्छा नहीं होगा तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम सिंचाई की सुविधा हम कर सकें, लेकिन अभी इतनी सुविधा, सिंचाई की इतनी सुविधा नहीं है। लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, कि अभी भी जो हमारी कृषि है, भारतीय कृषि है, वो भारतीय कृषि परंपरावादी है, ट्रेडिशनल रूप से चल रही है। अभी जो किसान है, जो गांव के अंदर बसा हुआ किसान है, उसकी स्थिति दयनीय है, वो गरीब है। वो मैकेनाइजेशन, जो नई नई तकनीकी आ रही है कृषि के अंदर, वो अभी भी उसकी पहुंच से दूर है। वो अभी अपने पुराने साधनों से ही कृषि कर रहा है, वही अपने बेल के रूप में करता है, ट्रैक्टर की सुविधा उसके पास में नहीं है, वो रासायनिक उर्वरक नहीं खरीद पा रहा है, उन्नत बीज उसके पास में नहीं है, कृषि मशीन उसके पास नहीं है, समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है, और किसान उसको प्रयोग में नहीं ले पा रहा है। इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी, जो उनका भंडारण की सुविधा है वो भी कम है।
तो जो गांव में जो किसान होते हैं, जब उनकी फसलें पक जाती है, उसको काट लेते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या उनके पास में आते हैं, उन फसलों को रखें कहाँ। तो फिर क्या होता है, वो जल्दी जल्दी उनको बेचने की कोशिश करते हैं। तो जो भी भाव उनको मिलते हैं, जो भी मूल्य उसको मिलते हैं, कई बार वो कम मूल्य में भी उसको बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास में स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं रहती। और कई बार क्या होता है, जहां वो बेचते हैं वहां भी, क्योंकि प्रॉपर आपके ऊपर की टिन शेड नहीं होते, प्रॉपर नहीं होते, तो बरसात के अंदर भी क्या होती है, फसल भीग जाती है। तो इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी भी है कि यहाँ पे हमें स्टोरेज भंडारण की सुविधा इतनी ज्यादा नहीं है। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट, जो हमारा यातायात है, यातायात की सुविधा है, लेकिन इतनी नहीं है कि गांव-गांव में तक इतना यातायात पहुंच गया है या उसकी सुविधा अपने को मिल पाई है। फिर आ जाता है स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी का अभाव, क्योंकि जो हमारा भारतीय किसान है वो इतना रिच नहीं है, इतना उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छे से फसल को उत्पादन, वो फसल सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, अपने पेट पालने के लिए करते हैं, क्योंकि उसके पास में कैपिटल का या पूंजी का अभाव होता है। एक आ जाता है भूमि का असंतुलित वितरण, अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। एक और जनसंख्या का भार भूमि पर बढ़ता जा रहा है, प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है। दूसरी ओर क्या हो रहा है, कृषि भूमि का जो वितरण है वो भी असंतुलित है, इम्बैलेंस्ड है। देश में आज भी 10% किसानों के पास समस्त कृषि भूमि का लगभग 62% है, जबकि 90% जो लोग हैं उनके पास में 38% ही उनके पास में भूमि है। तो जो भूमि का अनडिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कम लोगों के पास तो ज्यादा भूमि है और ज्यादा लोगों के पास में कम भूमि है। तो कृषि की इतनी सारी समस्या है, वो छोटी छोटी जोतों में है, उसकी उत्पादकता भी कम है, सोइल इरोजन भी हो रहा है, उन्नत बीज की भी उसके पास में कमी है, सिंचाई की इतनी सुविधा नहीं है, मैकेनाइजेशन नहीं है। इन सब के लिए क्या है, फिर कुछ सरकार ने भी सुझाव दिए हैं, गवर्नमेंट के भी सुझाव हैं इसके अंदर पर्टिकुलर। तो उसके अंदर क्या है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ा सको, उत्पादकता बढ़ाने के लिए कि आपको नवीन तकनीकी की खोज, लेटेस्ट कौन कौन से इसके अंदर इनोवेशंस हो रहे हैं वो देखने पड़ेंगे। वित्त एवं साख व्यवस्था के किसानों को इजीली फाइनेंस मिल सके, वो उसको पैसों की उसको दिक्कत नहीं हो, ये देखना पड़ेगा। कृषि यंत्रीकरण, फसल बीमा योजना, क्रॉप्स का हमारे पास में प्रोटेक्शन हो कि उसको हम इंश्योरेंस मिल सके, उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। भूमि सुधार कानून एवं सिंचाई साधनों का भी विकास होना चाहिए। और इसके लिए क्या हो रहा है, सरकारी प्रयास क्या किए जा रहे हैं, कृषि शोध विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। कई जगह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज खोले जा रहे हैं, जो नई नई तकनीकी के ऊपर, नए नए कैसे फसलों को आप हाई क्वालिटी की फसलें कैसे उगा सकते हैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। सिंचाई का भी विस्तार हो रहा है, उर्वरक कारखानों की भी स्थापना हो रही है, फर्टिलाइजर्स की भी हो रही है, सब्सिडी रेट के ऊपर किसानों को फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है कि छोटे छोटे किसान आपस में मिल जाएं, अपनी भूमि को एक साथ रखें और उस पे कोऑपरेटिव फार्मिंग करें, जो भी आपका प्रॉफिट है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कृषि यंत्रीकरण हो रहा है, मैकेनाइजेशन हो रहा है, पर्यावरण और विपणन की भी व्यवस्था हो रही है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, गांव तक भी सड़कें बन रही है प्रधानमंत्री योजना के अनुसार, नवीन और कृषि प्रशिक्षण व्यवस्था भी हो रही है। तो धीरे धीरे सरकार क्या है, सरकार और सरकार के साथ में जो किसान हैं वो अगर दोनों ही अपनी मेहनत करें तो हम क्या करें, कृषि को हम बहुत ही ऊंचे मुकाम तक ले जा सकते हैं। थैंक यू।